हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। देखो 2026 यूपीएससी का प्रीलिम्स अब हो चुका है। अब उसमें काफी लोगों को झटका भी लगा है, लेकिन अब ना उस झटके से उभरने का टाइम आ चुका है कि भाई अब ऐसा नहीं हम बैठ सकते कि अब 26 में ऐसा आया था तो 27 में तैयारी ही हम छोड़ दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी जैसे देखोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहे जो मे बी नहीं आने चाहिए थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो आ सकते थे और वो आए भी। तो जो सोर्सेज हैं जो स्टैंडर्ड नेचर के हम लोग मानते हैं उनको पढ़ना तो हम नहीं ही छोड़ेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि हम लोग अब मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम या प्लासी2 पार्टीशन बुक को छोड़ के अब किसी और बुक पे शिफ्ट कर जाएंगे कि क्या पता कोई और क्वेश्चन किसी और बुक में से आ जाए। ये स्ट्रैटेजी हमारी बिल्कुल भी सही नहीं है। 26 में क्वेश्चंस हिस्ट्री में से 21 आए। 2025 में टोटल 16 क्वेश्चंस आए थे। मतलब अब वेटेज जो है हिस्ट्री की बढ़ी है, लेकिन साथ ही साथ ज्योग्राफी की कम भी हुई है। तो अब क्या पता 2027 में जब क्वेश्चन पेपर आएगा आपके सामने, क्या पता उसमें हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस 21 से या तो 26 हो जाएं, या 21 में भी वो 13 हो जाएं या 12 हो जाएं। तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग from this paper because UPSC is not Union Public Service Commission, it is unpredictable public service commission. So don't take anything for granted कि पेपर में तो ऐसा ही आएगा, इतना ही उल जुलूल सवाल पूछेंगे ये लोग। नहीं, पेपर में चीज़ें जो पढ़ी हुई है वो भी आती हैं, जो नहीं पढ़ी हुई वो भी आती हैं, और जो सोची भी नहीं होती कि आ जाएंगी वो भी आती हैं। सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। अब आपको अगर तैयारी करनी 2027 की तो एक हमारे पास एक स्ट्रेटजी, एक रोड मैप होना चाहिए कि किस तरीके से आप इस हिस्ट्री सब्जेक्ट को टैकल करोगे। बिकॉज मोस्टली जो स्टूडेंट्स का कंसर्न रहा है वो हिस्ट्री के रिगार्डिंग ही रहा है कि हिस्ट्री में ये चीज़ें तो पढ़ी ही नहीं हुई थी, या पढ़ी थी इतना डिटेल कौन पढ़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें रही उसमें। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली क्या आपका स्टेप्स रहने चाहिए आगे जाके, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, और हम कैसे हिस्ट्री में और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ के, अच्छे सोर्सेज से पढ़ के थोड़े बहुत जो मार्क्स हम लोग ले सकते हैं 21 में से, क्या पता हम 16 क्वेश्चंस को ठीक कर लें या मे बी 14 क्वेश्चन से ठीक कर लें। तो उतना तो हम अगर ठीक करना चाहते हैं तो जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं वो अभी भी आपके वही रहेंगे, उनमें से ही आपको पढ़ना है। बस हल्का सा जो एक पर्सपेक्टिव है पढ़ने का वो चेंज हो जाएगा। पर्सपेक्टिव का ये मतलब है कि अब आप ना सिंपल रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे बच्चे हम लोगों से आकर मिले तो उन्होंने हमें बताया कि मैंने ये सोचा था कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर लेता हूं मैं और फिर मैं मेंस की तैयारी पे लगूंगा। अब इस पेपर से ना आपको ये पता लग गया है कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ये एक ही हैं, ये तीनों यूपीएससी ही करवा रहा है। यूपीएससी ना तो प्रीलिम्स अकेला करवाता ना मेंस अलग से होता। तो कहने का मतलब क्या है, कंसोलिडेशन अब बहुत जरूरी है। आपको प्रीलिम्स का रट्टा और मेंस का एनालिसिस अब साथ करना पड़ेगा। मतलब अब बात मेंस या प्रीलिम्स की नहीं रही है, अब बात रह गई है टॉपिक्स के अप्रोच की, कि जो भी आप टॉपिक पढ़ो बेसिकली उसमें से जो एमसीक्यूज बन सकते हैं उसके रिगार्डिंग भी आपका एक व्यू पॉइंट होना चाहिए, और उसमें से मेंस का कैसे क्वेश्चन बनेगा एनालिसिस लेवल पर उसका एक व्यू पॉइंट भी आपके पास होना चाहिए। और इंटरव्यू में तो अब बेसिकली अब वो कोई पूछेगा आपसे, तो अगर आप उसको जवाब सीधे साफ शब्दों में अगर नहीं बता सकते हैं, मीन्स योर टॉपिक इज नॉट क्लियर। आपको खुद ही नहीं पता है कि व्हाट आर यू गोइंग टू से, है ना। तो अब थोड़ा सा लेवल हमारा चेंज रहेगा। अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो बेसिकली क्या है ना कि अब इसमें 2026 के प्रीलिम्स की अगर आप बात करते हो, टोटल 21 क्वेश्चंस आए। कितने में से, कौन से सब्जेक्ट में से आए, मतलब कौन से पोर्शन में से आए। तो आप एंशंट की बात करोगे तो 9 क्वेश्चंस हैं, मिडिवल में से 0 क्वेश्चन है। सेम 2025 में हुआ, मिडिवल से 0 क्वेश्चन आया। लेकिन अब इससे आप ये नहीं बता सकते कि भाई अगले आने वाले टाइम में मिडिवल से 0 क्वेश्चन आएगा। क्या पता अगले पेपर में मिडिवल ही बहुत ज्यादा पूछ ली जाए, क्योंकि लोगों को तो अब लग गया ना कि 2 साल मिडिवल नहीं पूछी तो अब तीसरे साल भी नहीं पूछेंगे। दैट इज योर लक। अगर आप ये रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, नो बडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। बट इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर वेरी गुड तो आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका जो बेसिक नॉलेज है, जो जनरल स्टडीज के लेवल का नॉलेज है वो होना चाहिए। यू कैन नॉट स्किप मिडिवल इंडिया, यू कैन नॉट स्किप मॉडर्न इंडिया, यू कैन नॉट स्किप एंशंट इंडिया। आप ये कर सकते हैं कि एंशंट पहले कर ली, मॉडर्न पहले कर ली, और मिडिवल लास्ट में कर ली थोड़े बहुत, अगर आपके पास 5-6 दिन बचे हुए हैं तो। बट यू कैन नॉट कंप्लीटली स्किप दिस पोर्शन। ओके और वैसे मेंस में तो आना ही है, इसने मेंस में से क्वेश्चन आते ही है मिडिवल में से। 2025 में ही क्वेश्चन आया हुआ था अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज के ऊपर। तो बेसिकली मिडिवल इंडिया का ही पोर्शन है वो। तो आप चाहे प्रीलिम्स में ना पढ़ो उसे, बट मेंस में क्वेश्चन आएगा। आर्ट एंड कल्चर के हैं 5 क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉडर्न इंडिया में से आए हैं आपके टोटल 5 क्वेश्चन।
ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो है ना इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हिस्ट्री ना एज सच पूरा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लेकर आपने चलना है। हिस्ट्री इज नॉट वन सब्जेक्ट, हिस्ट्री इज टोटल 6 सब्जेक्ट्स। एंशंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, आर्ट एंड कल्चर है, आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में भी नहीं आते प्रीलिम्स में, ओके, बट टोटल 5 और पोर्शंस तो आते हैं ना, तो टोटल 5 पोर्शन आपने कवर करके जाने हैं। इसमें से प्रीलिम्स भी आएगा, इसमें से मेंस भी आएगा। तो ये हल्का सा एक एनालिसिस है कि भाई हाँ, हिस्ट्री ऑल टुगेदर एज अ सब्जेक्ट आप नहीं छोड़ सकते। जैसे कई बच्चे होते हैं कि मैंने इकोनॉमी छोड़ दी, कि मुझे इकोनॉमी समझ में नहीं आती, मैं छोड़ के चला गया, बट ये रिस्क आप हिस्ट्री के साथ नहीं ले सकते, मतलब नहीं ले सकते। ओके अगर हम आगे की बात करें, जो एंशंट हिस्ट्री में जो चेंजेस आए हैं क्वेश्चंस के पूछे जाने में, तो वो बेसिकली कैसे हैं, जैसे ना डीप टेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट अब पूछा जा रहा है। मतलब कि जैसे अब क्षेत्र पत्नी वाला जो क्वेश्चन आया था, मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड, ये किस में मेंशन था, ऋग्वेद में था, पुराणों में था, कहाँ पे था। तो ये ना बहुत ही डीप एनालिसिस है। इसके साथ साथ जैसे जैसे महापरिनिर्वाणा जो हम कहते हैं, महापरिनिर्वाण या फिर एम्प्टी सीट जो बुद्धा की है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो ना, तभी बुद्धिज्म का चैप्टर आप जब करोगे तो ये बहुत डिटेल में टीचर आपको करवाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जिनको आप बेसिकली इजीली टैकल कर सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो छोड़ने लायक होंगे, उनको हम बाइज्जत छोड़ देंगे, क्योंकि बेसिकली आप उसको अटेम्प्ट करोगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, और अटेम्प्ट करने के लिए जो आप दिमाग लगाओगे लगातार 3 से 4 मिनट के लिए, वो 3 से 4 मिनट आप किसी और क्वेश्चन में लगा दो, जिसको आपको पता है कि इसमें 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर दिए मैंने, 2 ऑप्शंस में और मेरे को देखना है कि मैं क्या मार्क करूं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता हो। इसके अलावा जैसे इसमें अर्ली कॉइन रिकॉर्ड्स पे जो क्वेश्चन आया था पाली टेक्स्ट में से, तो वो भी बहुत ही एक डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए उसको करने के लिए। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल न्यूएंसेस थोड़े से पूछे गए हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या मिला था, क्यों मिला था, उनके क्या इन्फ्रेंसेस हैं। आपने देखा होगा पेपर, अगर दिया भी होगा पेपर अगर, तो उसमें ना क्वेश्चंस जो है वो इन्फ्रेंसेस पे हैं, कि ये 3 ऑप्शंस हम लोगों ने दे दिए, अब बताओ कि इससे इन्फ्रेंस क्या निकलती है। ये जो 3 बातें हैं उनमें से कौन से जस्टिफाइड है, कौन से जस्टिफाइड नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो भी काफी चेंज हो गया। तो आधा टाइम तो बच्चे आधा घंटा तो यही सोचते रहे कि अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कैसे है, क्योंकि वो कभी जिंदगी में अटेम्प्ट करके ही नहीं गए हम लोग क्वेश्चंस। हमने आज तक वही किए थे, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, पूछ लिया उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स। तो सबसे जो मेन एक तो ये होता है कि आपका कंटेंट बिल्कुल बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, आपने अच्छा पढ़ा होना चाहिए, आपने ईमानदारी से 1 साल मेहनत की होनी चाहिए, 2 साल मेहनत की होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे मोस्ट क्रूशियल टाइम है वो 2 घंटे हैं। अगर आप इन 2 घंटों में अपने, बोलते हैं ना कि लाइफ की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अगर आप दे गए, तो पेपर में आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाता है। तो बेसिकली क्या है ना कि उन 2 घंटों में पेपर चाहे कैसा भी आए, आपने अपने माइंड को प्रिपेयर ऐसे करना है कि क्वेश्चन पेपर ना कैसा भी आ सकता है। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग कि मैंने तो ये मॉक टेस्ट लगाए थे तो उसमें से सेम क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें तो ये वाले पूछे ही नहीं गए थे, बिकॉज नो बडी नोज एनीथिंग कि पेपर कैसा आएगा। तो अपने आप को आपने तैयार ऐसे करना है कि क्वेश्चन पेपर में जो भी आप चीजें देखें, जो आपने पढ़ी हुई है, कम से कम वो तो आप पे गलत नहीं होनी चाहिए। ओके और जो एक कैलकुलेटेड गेस है कि हाँ इसका आंसर जो है वो ये होगा, वो भी आपने ना वो भी आपका तभी डेवलप होगा व्हेन यू अटेम्प्ट मोर अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। तो मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने हैं, बट डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे। ये बहुत हेल्प करता है जब ना पेपर में आप बैठे होते हो और एक डिप्रेशन सा आ जाता है, एक बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि 1 साल मेरा वेस्ट हो गया, 2 साल मेरे वेस्ट हो गए, पता नहीं घर वाले क्या बोलेंगे, दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा, ये ना सारे थॉट्स आते हैं, एवरीबडी नोज दिस। बट पेपर में जो सिलेक्शन है प्रीलिम्स उनका ही क्लियर होगा जिन्होंने इन थॉट्स को दबा के अपना जो जो क्रिएटिव माइंड है, जो अपना एनालिटिकल माइंड है, उसको डेवलप किया, उसको ज़्यादा फोकस किया, और पेपर में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर पे ज़्यादा फोकस किया, रादर देन कि अब मैं बाहर जाकर किसी को क्या बोलूँगा, है ना। तो बस एक तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप इसमें देखोगे तो अमरावती स्तूप पर क्वेश्चन आया हुआ है, डिटेल में क्वेश्चन है। अमरावती स्तूप हम पढ़ते हैं, हम बुद्धिज्म में जितने भी और आर्किटेक्चर वाले सारे सिस्टम्स हैं, जैसे गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, अमरावती है ना, तो ये हम पढ़ते हैं सारे के सारे। बट अब इसमें जो डेप्थ है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये काम जो है टीचर्स का भी बढ़ेगा, बिकॉज वी नीड मोर डेप्थ, बिकॉज हम वेग चीजें भी नहीं पढ़ा सकते, लेकिन वेग और डीपर में बहुत फर्क होता है। वेग का मतलब होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी दे दी, नहीं,
एक टॉपिक आप उठाओ, उसका डीप एनालिसिस करो, उसके जो बेसिक सोर्सेज हैं, चाहे वो इग्नू की बुक्स हो, चाहे वो बीए की बुक्स हो, चाहे एनसीईआरटीज हो, उनमें से चीज़ें हम लोगों ने निकालनी है। ये नहीं कि इंटरनेट पे कोई थ्योरी चल रही है कंट्रोवर्शियल की, देखो इसमें ये भी है वो भी है, 2 लोग कह रहे हैं ये है, 5 लोग कह रहे हैं ये है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं हमारी, वो हम क्या कहती हैं, और स्टैंडर्ड बुक्स का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। पहले हम सिर्फ एनसीईआरटीज को रेफर करते थे, पहले हम सिर्फ ये स्पेक्ट्रम वगैरह को रेफर करते थे, अब जो है अब इग्नू के नोट्स को हम रेफर करना शुरू कर देंगे। अब जो और बुक्स हैं जैसे प्लासी टू पार्टीशन जनरली लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि वो मेंस ओरिएंटेड एक बुक लिखी गई है, लोग स्पेक्ट्रम ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन अब उसको पढ़ना भी ज़रूरी हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो एनालिसिस है वो बढ़ जाएगा पर टॉपिक। ओके, तो एंशिएंट में हम लोग ऐसे चलेंगे। इसके अलावा अगर आप मॉडर्न इंडिया की बात करोगे, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर आए हैं, जैसे कि अवध अवध समरी सेटलमेंट्स का 1856 का क्वेश्चन आया है। जनरली इसको हम जो है बहुत मतलब बहुत ओवरव्यू लेते हैं बेसिकली इन टॉपिक्स का, बट अब डीप एनालिसिस हम लोगों को करना पड़ेगा। हिल्टन यंग कमीशन एक्सचेंज रेट पॉलिसीज, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब आपको आ जाने चाहिए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा मॉडर्न इंडिया में एनालिसिस है कि ब्रिटिश आए तो क्यों आए, उन्होंने ना बेसिकली कोई भी पॉलिसी अगर वो लेकर आए तो वो क्यों लेकर आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पॉलिसी को लेकर आने के पीछे के कॉजेस क्या हैं, अल्टीमेटली इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे। तो ये चीज़ें अगर आपकी तैयार है ना, तो आपका मॉडर्न इंडिया आधा तैयार है। तो रट्टा नहीं है, अब थोड़ा सा ना माइंड लगाना है, क्योंकि अल्टीमेटली पीपल्स चॉइसेस, इंडिविजुअल्स चॉइसेस बेसिकली फॉर्म द हिस्ट्री। किसी ने कोई स्टेप क्यों उठाया, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, दैट इज बेसिकली मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब जैसे हम एका मूवमेंट पढ़ते हैं, बारदोली सत्याग्रह पढ़ते हैं हम, ये सारे ऐसी बात नहीं कि सिलेबस में नहीं दिए हुए, पढ़ते हैं, इनका ईयर ध्यान रखते हैं, इनका ओवरव्यू लेते हैं, लेकिन अब जो है ये मूवमेंट क्यों हुआ, इसके कॉन्सिक्वेंसेज और इसके बेसिक लीडर्स जो थे वो अब अपने को याद करने पड़ेंगे। थोड़ा सा डीपर अंडरस्टैंडिंग हमको चाहिए होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन है, चाहे वो मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड एक्ट पर क्वेश्चन आता हो, चाहे GOI 1935 पर क्वेश्चन आता हो, इनके जो इनको लेकर क्यों आया गया, ब्रिटिश के पीछे क्या मंशा थी, क्यों लेकर आए वो इसे, इसके अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, क्या हमें आज़ादी की तरफ लेकर गए या इन्होंने हमें और दबाने की कोशिश करी। तो ये जो एक ना एनालिसिस है ये आपको पता होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा डीपर हो जाएगा, अगेन आई एम सेइंग डेप्थ एनालिसिस, डेप्थ एनालिसिस, डेप्थ एनालिसिस। ओके, तो ये मॉडर्न इंडिया के लिए है। आर्ट एंड कल्चर में जनरली जैसे म्यूजिक और पेंटिंग्स पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। तो विजुअल हेरिटेज पे जैसे यूनेस्को में अगर कोई भी रिसेंटली कोई हेरिटेज साइट शामिल हुई है तो उसके पीछे का बैकग्राउंड, जैसे अहोम डायनेस्टी के जो मैदाम्स थे जब वो शामिल हुए हैं, तो अब बस वो शामिल हुए ये ज़रूरी नहीं है, अब ज़रूरी है कि वो क्या हैं, व्हाट आर मैदाम्स, क्या ये रिक्रिएशनल सेंटर्स हैं या फिर ये ब्यूरियल्स हैं, क्या है बेसिकली, ये क्या है ये। तो उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि आपने क्यूरियोसिटी बढ़ानी है अपने माइंड की कि भाई क्या क्यों ये सब पता होना चाहिए, हाउ वाई, इन पर फोकस हमारा अब ज्यादा हो जाएगा, है ना। रीजनल डायनेस्टीज पर क्वेश्चन है, चोला, चेरा, पांड्या, पल्लव्स, ये हमेशा से ही न्यूज में रहे हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर हमेशा से ही जो है यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है, इसमें से क्वेश्चन पूछते ही हैं। अब हल्का सा चेंज क्या कर दिया है कि अब ये नहीं पूछेंगे आपसे कि इनमें से बताओ कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, अब पूछेंगे 5 मंदिर दे दिए आपको और इन 5 मंदिरों में बताओ कि किसके ऊपर शिखर है, कौन नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। तो अब नंबर ऑफ टेम्पल्स आपको याद करने ज्यादा पड़ेंगे। जैसे कि अब हम नॉर्मली क्या है, बृहदेश्वर टेम्पल पढ़ते थे, दशावतार टेम्पल पढ़ते थे, खजुराहो टेम्पल्स पढ़ते थे, अब और भी टेम्पल जो है ऐड हो जाएंगे इसमें, क्योंकि वो टेम्पल्स न्यूज में थे, है ना। तो इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आगे आने वाले 27 में हमने कैसे हिस्ट्री को अप्रोच करना है। ओके, चलो ये तो हो गया मॉडर्न, मिडिवल, एंशिएंट वगैरह का हमारा टॉपिक। अब बेसिकली क्या है ना, 80% एनालिटिकल ओवरलैप है, दैट इज बेसिकली द एनालिसिस ऑफ 2026 प्रीलिम्स, कि प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को इकट्ठे चलाना पड़ेगा। थीम्स पता होनी चाहिए, कॉजेस पता होने चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए किसी भी एक्शन के या किसी भी फिनोमेना के, तो तभी हमारी बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। 26 में झटका लगा है, 27 में फिर लगेगा। अगर आप उस झटके से बचना चाहते हैं तो ट्राई टू हैव मोर गाइडेंस, मोर मेंटोरशिप।
and more understanding of the acts and more understanding of the all like topics, है ना, उनकी डीपर एनालिसिस करो। तो बहुत सारी बुक्स को पढ़ने की अब जरूरत है। लेकिन अब आप स्टूडेंट्स हैं, आप एस्पिरेंट्स हैं, यू कैन नॉट रीड ईच एंड एवरी बुक। You cannot read Spectrum, Placido Partition, India Independence by Bipin Chandra for one subject. You cannot read that because you don't have that much amount of time. For this you need some guide, you need some mentorship. Like हमने सारी बुक्स पढ़ ली, अब हम आपको बताएं कि भाई देखो ये सारी चीजें हम लोगों ने निकाली हैं, तो वो आप लोगों के लिए बेनिफिट हो जाएगा। हमारा मकसद भी अब यही है कि ट्राई टू सेव योर टाइम। बट जो नोट्स आपको हम लोगों से मिलेंगे उसको आपने 1 2 3 4 लगातार 12 से 15 बार पढ़ लेना है, बिकॉज बार बार पढ़ने से ही चीजें जो है आपको बार बार याद होंगी, प्लस जो एनालिसिस है वो आपके दिमाग में क्लियर होगा। ओके इसके लिए जैसे स्टेज 1 स्टडी प्लान के लिए एनसीईआरटीज पढ़ो भाई। अभी भी एनसीईआरटीज में से ही क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं, और ये बेस है बेसिकली हमारा। 11th क्लास की जो तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी है उसको पढ़ो, आज भी ये काम आएगी। चोला चेरा पांड्या जितने भी और सारे सदर्न इंडियन कॉन्टेक्स्ट हैं उनमें से सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे इसमें। जो आपकी न्यू एनसीईआरटीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं, न्यू एनसीईआरटीज खास करके जो आपकी 12th क्लास की है, जिसमें थीम ऑफ इंडियन हिस्ट्री में नंबर 1 पे एंशंट है, फिर थीम 2 में मिडिवल है, एंड थीम 3 में आपका मॉडर्न है ना। ये मैं भी थोड़ा बहुत क्रोनोलॉजिकली ना लिखी गई हूँ, बट आपको एक बार क्रोनोलॉजिकल आइडिया हो जाएगा तो फिर आपको ये जो एनसीईआरटीज है वो बहुत ईजी लगेंगी। इसमें जो फैक्ट लिखे हुए हैं वो आपको समझ में आएंगे, उनके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आपको समझ में आएगा। ओके सो दीज आर दी एनसीईआरटीज, दीज आर दी इंपॉर्टेंट सोर्सेज। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस आप पढ़ सकते हैं, है ना। आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th क्लास की एक फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ जो करंट इवेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे लिए। करंट इवेंट्स का मतलब क्या है ना, कि कोई भी टेम्पल, कोई भी रिवर, कोई भी कुछ भी अगर न्यूज़ में रहता है उसका बैकग्राउंड चेक कर लो। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द पास्ट। तो कोई भी न्यूज़ में है, चाहे कोई भी टेम्पल न्यूज़ में है, कोई भी पेंटिंग न्यूज़ में है, कुछ भी, कोई भी, अगर आपने जैसे जब भारत मंडपम बना था तो नटराज की मूर्ति हम लोगों ने लगाई थी, है ना, दिल्ली में जो ऑफिस है उनका। तो अब नटराज की मूर्ति लगाई है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। नटराज की मूर्ति क्या है, उसमें जो प्रॉपर जेस्चर्स हैं वो क्या सिंबलाइज करते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड था। मे बी उस टाइम पे ना आया हो, अब आगे आ सकता है। कहने का मतलब ये है, करंट में जो चीजें आपकी आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग हैं तो वो तो आपने करनी ही करनी है, ठीक है। तभी हम कहते हैं ना कि नंबर ऑफ टेम्पल्स आपके बढ़ जाएंगे याद करने वाले, वो ऐसे ही बढ़ेंगे बिकॉज न्यूज काफी ज्यादा काम में आएंगे। ओके तो उसके बाद फोकस है कि भाई बहुत सारे आपने एनसीईआरटी चलो देखो पढ़ ली, अब थीम पर आ जाओ कि थीम बेसिकली क्या है क्या नहीं है, उनके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे विजयनगर एम्पायर है, अब इसमें थीम क्या है कि इसके राजाओं पर क्वेश्चन आ जाएगा, इनके एडमिनिस्ट्रेशन पर क्वेश्चन आ जाएगा, इनके कल्चर पर क्वेश्चन आ जाएगा। तो ऐसे ना हर टॉपिक की कुछ थीम्स आप लोग आइडेंटिफाई करनी है कि ये और अल्टीमेटली टिक मारते चलो, रिविजन होती चली जाएगी हमारी। पीवाईक्यू करो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले 10 साल 15 साल के पीवाईक्यूज कर डालो। हम करवाएंगे, बट आपने खुद से भी एक बार ना, मतलब खुद से एक एंथुजियाज्म दिखाना है कि भाई हाँ मैं तैयारी करने आया हूँ या आई हूँ, और इसीलिए जो है बढ़िया तरीके से मैं तैयारी करके जाऊंगा, ये पेपर में अटेम्प्ट करूंगा। ओके उसके बाद पॉलिश, मतलब जो भी आपने पीवाईक्यूज कर लिया, आपने थीम्स देख लिया, आपने टॉपिक्स कर लिया, आपने नोट्स बना लिए, अब उन नोट्स में से एनालिसिस करने का टाइम आ चुका है। चीजें अगर आपके पास टाइम है तो ऐड कर लो, जैसे कोई और बुक पढ़ लो, क्रक्स निकाल लो उन बुक्स का, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको खुद से भी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप हल्का से मेहनत से बचना नहीं चाहते, बट हल्की सी अपनी मेहनत कम करना चाहते हो और अपना दिमाग जो है याद करने में ज्यादा लगाना चाहते हो ना कि पढ़ने में, तो उसके लिए आपको जो गाइडेंस है वो हमारी तरफ से मिलेगी। एंड जो स्लीपी क्लासेस है, ये जो है एक जीएस फाउंडेशन का एक कोर्स भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर भी अब ओपन है, तो आप ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों ही माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे वो पॉलिटी है, एनी सब्जेक्ट यू वांट टू प्रिपेयर। ओके तो अब लास्ट में क्रक्स हमारा यही निकला है कि हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत चेंज होगी, जिसमें डेप्थ आएगी और जिसमें थीम्स पर से जो क्वेश्चन है वो हम लोग ज्यादा तैयार करके जाएंगे। ओके इसके अलावा जो सोर्सेज है वो भी हल्के से बढ़ेंगे, और तभी जो है बेटर एनालिसिस और बेटर जो फैक्ट्स हैं वो हम याद कर पाएंगे। सो दैट्स बेसिकली द क्रक्स ऑफ 2027 की प्रीलिम्स स्ट्रेटजी फॉर हिस्ट्री।
आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, और हमारे को ऑफलाइन सेंटर में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो चंडीगढ़ में सेक्टर 25 में हम लोगों ने ओपन किया है। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।